हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टूडेंट मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ईएम यानी इंजीनियरिंग मटेरियल के चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 7, ठीक है, कि पार्ट 7 को क्या करेंगे आज कवर करेंगे। और देखिए इस पार्ट 7 में आप लोगों को क्या होगा, देखिए पार्ट 6 में ही हमने क्या किया था, इसको बताया था, बट आज क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, देखिए उसमें हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने इस एक्सप्लेन किया था किसी भी माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, यानी स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम जो हमारा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, माइल्ड स्टील यानी एमएस। तो इसके लिए जो हमारा क्या बनता है, स्ट्रेन स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कैसे आपको समझना है। देखिए आपको उसमें हमने एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप बताया था। इसमें क्या होगा, आपको विजिबलाइज जैसे ही आप इस फिगर को करेंगे, हमने जो डिजाइन किया इस फिगर को, तो इसको आपको देखते ही देखते क्या होगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस एक निगाह मारेंगे आप, क्या होगा, इसको सारा कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए इस फिगर को पहले समझ लेते हैं, तो आज बढ़ेंगे आज अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई इंडिपेंडेंट पैरामीटर है जो हमारा स्ट्रेन है, ठीक है, विकृति है। जो हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर है वो हमारा क्या है, स्ट्रेस। अब देखिए इंडिपेंडेंट पैरामीटर ये क्या है, एक्स एक्सिस में है, और जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमने बताया था कि जो हमारा ए से, देखिए जो हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन यानी देखिए जो 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओरिजिन जो पॉइंट है, तो देखिए ये जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक हमारा क्या है, हुक्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है कोई भी, क्योंकि देखिए ए पॉइंट तक हमारा एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसे हमने कहा कि स्ट्रेट हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। जब हुक्स लॉ को फॉलो करेगा तो हमने बताया था कि हुक्स ने कहा था कि एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो हमारा जब क्या होगा, स्ट्रेस जब हमारा इंक्रीज होगा तो जो हमारा स्ट्रेन है ये भी इंक्रीज करेगा। जब हमारा फिर से ये इंक्रीज करेगा, फिर से ये हमारा इंक्रीज करेगा, ये हमारा फिर से इंक्रीज करेगा तो ये भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और फिर इसको बढ़ाया जाएगा तो ये भी हमारा ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा कुछ फिगर बना था, ठीक है, जिसमें देखिए इस प्रकार से हमारा कुछ ये फिगर बन के आया हुआ था। तो इस प्रकार से जब हमारा फिगर बना तो इसको हमने, देखिए ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन दे रहा था, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा इधर चला गया है, इसी प्रकार से आपको फिगर में बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा देखिए हुक्स लॉ को, जैसा कि ये देखिए लिखा हुआ है कि हुक्स लॉ को किया ये क्या करेगा, फॉलो करेगा पॉइंट ए तक। पॉइंट ए एक प्रोपोर्शनल लिमिट है। अब देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है कि हुक्स ने बताया था, देखिए हुक्स ने क्या बताया था, हुक्स ने बताया था कि जो हमारा क्या है, स्ट्रेन, जो स्ट्रेस है वो हमारा क्या है, स्ट्रेन के मतलब ई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का। तो जब हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, जब ये हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा ये भी इंक्रीज होगा, स्ट्रेन भी, और जब स्ट्रेस जो होगा वो डिक्रीज होगा तो स्ट्रेन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब साथ साथ ये क्रिया चलनों को ही प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, यही हमारा प्रोपोर्शनल क्वालिटी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है। अब देखिए हम बात करेंगे कि हमारा जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी है, ये देखिए ये यहाँ तक हमारा पॉइंट बी है, तो यहाँ तक अगर हम कहें कि ओरिजिन पॉइंट से पूरा बी तक, तो यानी ओ से बी तक जो पॉइंट है वो हमारा इलास्टिक रीजन कहलाता है। जैसा कि देखिए फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए फिगर में आप लोग को जो इलास्टिक रीजन है ये ऑटोमेटिक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इलास्टिक रीजन का क्या मतलब है, तो देखिए इलास्टिक रीजन जो हमारा बी पॉइंट है इसको इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और यील्ड पॉइंट हमेशा एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। यील्ड पॉइंट अभी आपको बताएंगे क्या होता है, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, माइंड में आपका माइंड सेट हो जाएगा। जो यील्ड पॉइंट है बहुत बार पूछा गया, इसको हिंदी में पराभव बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले इलास्टिक रीजन समझ लीजिए कि इलास्टिक रीजन क्या होता है। वह रीजन जब क्या होता है, कोई भी, जैसे हमारा जो माइल्ड स्टील है एमएस है, तो ये क्या होगा, अपने जब हम इसको कोई भी हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, अपने शेप और साइज में क्या होगा, 1% से क्या होगा, कम परमानेंट सेट हो जाएगा। मतलब एक कह सकते हैं कि जो हमारा
माइल्ड स्टील है, जब इस पर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एक इलास्टिक क्वालिटी को या इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का काम करेगा। ठीक है, उसमें एक गुण होगा इलास्टिक का, इलास्टिसिटी का, तभी हमारा क्या होगा, इलास्टिक रीजन वो कहलाता है। ठीक है, एक प्रकार से जो जैसे हमारा स्प्रिंग है तो हमारा क्या होगा, अपनी पोजीशन में ही आ जाता है। ठीक है, जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं उसमें टेंसाइल फोर्स, ठीक है, उसको खींचते हैं, तनाव बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ से देखिए पूरा बी तक जो हमारा ओरिजिन से बी तक है ये हमारा इलास्टिक रीजन कहलाता है, इलास्टिक रीजन। अब देखिए यही बी जो हमारा ये पॉइंट क्या है, ये हमारा इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट को इसको बोलते हैं क्या, पराभव बिंदु। देखिए क्या बोलते हैं इसको, पराभव बिंदु। ठीक है, पराभव बिंदु ये क्या होता है, पराभव बिंदु। तो इसको ध्यान से समझिएगा, पराभव बिंदु बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि पराभव बिंदु वह पॉइंट है, मतलब एक प्रकार से जो हमारा पराभव बिंदु को यील्ड पॉइंट बोलते हैं, तो वह पॉइंट या जो पॉइंट क्या करता है, इलास्टिक जो लिमिट होती है उसको समाप्त कर देता है, वो हमारा यील्ड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मतलब इलास्टिक की जो क्वालिटी होगी वो समाप्त हो जाएगी, यील्ड पॉइंट। तो वही हमारा जो हम जहाँ पर जो देखिए, इसको साधारण से आप याद रखिए कि जो पॉइंट क्या करता है, इलास्टिक की क्वालिटी खत्म कर देता है। ठीक है, एकदम से खत्म, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा यील्ड पॉइंट कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है, यील्ड पॉइंट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यील्ड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, इलास्टिक की कोई भी प्रॉपर्टी को खत्म हो जाएगी, तो हमारा यील्ड पॉइंट कहलाएगा। यील्ड पॉइंट दो होते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट, एक लोअर यील्ड पॉइंट। तो देखिए ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये एक प्रकार से अपर यील्ड पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा बी से जो हमारा ई तक जो पॉइंट है, ये हमारा प्लास्टिक रीजन होता है। प्लास्टिक रीजन इसका क्या मतलब है, तो वही मतलब है जो क्या हो, इसका विपरीत, इसका क्या होगा, ये हमारा विपरीत इसका होगा। ठीक है, इलास्टिक का विपरीत क्या होता है, प्लास्टिक। तो जब हम क्या करेंगे, माइल्ड स्टील को कोई भी टेंसाइल फोर्स या कोई भी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो अपने शेप और साइज में दोबारा नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब जो भी एक्सटेंड हुआ वो उतना ही रह जाएगा और हमारा उस पोजीशन पर नहीं आएगा जो पहले थी। इतना आप लोग समझ गए होंगे प्लास्टिक रीजन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब कोई भी जो माइल्ड स्टील होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस पॉइंट डी पर। अब देखिए जो हमारा ये फ्रैक्चर पॉइंट है, क्या होगा, फ्रैक्चर एक प्रकार से जो हमारा ई पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है। जब हमारा माइल्ड स्टील क्या होगा, लास्ट में ई पॉइंट तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम चलेंगे आज का जो आगे। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है, देखिए ये क्या है, तो देखिए इसको समझिए कि ये हमारा एक अलौह धातुओं के लिए, अलौह धातु मतलब जो कॉपर एल्यूमिनियम के लिए, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना है कि ये वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं। जब वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या है अभी आपको समझ में आएगा। यील्ड स्ट्रेंथ देखिए ये हमारी ये जो है वाई, ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है। और जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये देखिए कैसे निकली, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा कोई ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा को इंडिपेंडेंट पैरामीटर ही है, डिपेंडेंट पैरामीटर ही है, तभी हमारा एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है और ये हमारा वाई एक्सिस की ओर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जब हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, उसको डायग्राम, ठीक है, किसके लिए, कॉपर एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, कोई भी अलग धातु मान लीजिए कोई भी, तो हमने कॉपर एल्युमिनियम मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम क्या करेंगे, बनाएंगे तो ए पॉइंट से फिर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट तक पहुंचेंगे, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचेंगे, फिर एक यहाँ पर डी पॉइंट मान लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मानिए ना मानिए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा, तो ये जो देखिए ये जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट को जब हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेन के आसपास लाएंगे, स्ट्रेन के। देखिए बी पॉइंट हमारा एक प्रकार से इंक्लाइन, हल्का सा क्या हो रहा है, तिरछा जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सी पॉइंट भी हल्का सा, जब ये जा रहा है तो ये भी जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर एक बार टेढ़ी हो गई तो उसका जो पैरामीटर वो लगातार क्या होगा, हल्का 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 क्या हो जाएगा, टेढ़ा होता ही चला जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसका जो हमारा 0.002 का क्या है, ये हमारी स्ट्रेन आई है। ठीक है, स्ट्रेन,
तो इसको ज़्यादा ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है फिलहाल आपका एमएस के लिए ही पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है एमएस के लिए। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये क्या होता है, हाँ एक चीज़ और बता दें कि ये हमने बताया था कि ये आता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको बस समझना है, बाकी आप समझिए या ना समझिए। ठीक है, देखिए इस फिगर की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए अल्टीमेट ये हमारा यील्ड स्ट्रेंथ जो है या यील्ड पॉइंट हमने बता दिया है। ठीक है, जो हमारा यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। देखिए यील्ड पॉइंट, ठीक है, यील्ड पॉइंट क्या होता है तो हमने बता दिया है। उसी यील्ड पॉइंट के द्वारा, यील्ड पॉइंट पर क्या होता है, जो लोड लगा होता है उसे लोड, ठीक है, जो हमारा क्या होता है लोड लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे यील्ड लोड बोलते हैं। और जो यील्ड लोड, जो यील्ड की जो पॉइंट होता है उस पर जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो दूरी होती है जैसे ये, तो ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम चलते हैं, तो ये आपको पढ़ लेना। ठीक है, इसको हम नहीं बता चुके हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, आपको बता तो दिया है, हम अपनी भाषा में बता देंगे, आप लोग को सिर्फ पढ़ना रह जाएगा। स्टिफनेस हमने बताया था। देखिए ये जो सारा कुछ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ हैं एक प्रकार की, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए आपने मॉस, ठीक है, देखिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अगर चैप्टर फर्स्ट को देख लिया है, ठीक है, तो आपको ये कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वही क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है इंजीनियरिंग मटेरियल में भी और मॉस में भी। तो आपको एक बार मॉस के अगर देख लेंगे ना, तो स्टिफनेस, उसके बाद हार्डनेस, टफनेस, क्रेप, फटिग, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जो जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आपको बस उसमें आप देख लेंगे ना, तो हमने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक एक्सप्लेन करके बताया एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो उसे आपको देख लेना है उस वीडियो को, तो उसमें आपको क्या होगा, लिखा होगा फ्रंट पर ही कि क्या हो मटेरियल ऑफ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो देखिए जितनी भी होंगी 15-16 सब कुछ उसमें बताया गया है। तो देखिए अब हम बात करेंगे स्टिफनेस, फिर से इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टिफनेस क्या होती है। तो देखिए स्टिफनेस जो हमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं, दुर्नम्यता, एक प्रकार से हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्नम्यता। देखिए दुर्नम्यता इसे हिंदी में बोलते हैं। और दुर्नम्यता जो होती है ये एक प्रकार से, इसको अगर हम देखें ना, तो इसको मोटी भाषा में कह सकते हैं कि लीनियर डिफॉर्मेशन, जो क्या हो, लीनियर डिफॉर्मेशन हो। ठीक है, लीनियर डिफॉर्मेशन मतलब एक प्रकार से रेखी विरूपण होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पदार्थ का ऐसा गुण, मतलब ऐसी क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण उत्पन्न विक्षेप या डिफ्लेक्शन का विरोध करता है, उसे दुर्नम्यता या स्टिफनेस कहते हैं। इसकी भाषा में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस गुण के कारण पदार्थ प्रत्यास्थ विरूपण का विरोध करता है। वही चीज़ है, अपोजिशन करता है उस किसका, इलास्टिक का, किसका, इलास्टिक का क्या करता है, ये विरोध करता है। ठीक है, जो उसमें विरूपण होता है उसका, जिस पदार्थ में जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी उतना ही कम उसका क्या होगा, विरूपण होगा, यानी डिफॉर्मेशन होगा। याद रखेंगे, जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी, देखिए स्टिफनेस जब क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, जो हमारा जो विरूपण होगा यानी जो डिफॉर्मेशन होगा वो उतना ही कम होगा, इतना ही क्या होगा, उतना ही कम होगा। याद रखेंगे, जैसे लाइक एज स्प्रिंग हो गई, कमानी बनाने में इस गुण का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चिमड़पन या चिमड़ापन बोलते हैं, टफनेस इसी को बोलते हैं। टफनेस क्या होती है, तो टफनेस देखिए हमारा जो टफनेस होता है ये क्या होता है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो टफनेस क्या है। तो देखिए इसे कड़ापन या चिमड़ापन भी बोलते हैं। तो पदार्थ का एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ टूटने से पहले क्या करता है, धक्कों या झटकों का विरोध करता है, मतलब जो वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, देखिए जो वाइब्रेशंस होती हैं उनका क्या करता है, ये अपोजिशन करता है, मतलब विरोध करता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्टिफनेस। अब देखिए जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए जैसे हमारा कास्ट आयरन हो गया। ठीक है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन आप लोगों ने कहाँ देखा है, कहाँ पर होता है कास्ट आयरन, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कहाँ पर आप लोगों ने कास्ट आयरन देखा है। देखा तो सभी ने, ठीक है, कास्ट आयरन, बट पता किसी को नहीं कि कहाँ पर है। ठीक है, इतना तो यह हकीकत है। ठीक है, कह नहीं सकते आप लोग सब कुछ। देखिए अब हम बताते हैं कहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग WT यानी वर्कशॉप में देखे होंगे, जो हमारी मशीनें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो कास्ट आयरन की ही तो बनी होती हैं। ठीक है, कास्ट आयरन जो हमारा होता है वो एक ढलुआ लोहा है,
ठीक है, इसी से मशीनें बनी होती हैं। तो हमारा जो वाइब्रेशंस करती हैं इसी के थ्रू करती हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो टफनेस होती हैं बहुत कम होती हैं कास्ट आयरन के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। इसी का एग्जाम्पल एक है नरम इस्पात, ठीक है, नरम इस्पात, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये टफनेस हो गया, ठीक है। अब टफनेस के बाद हम चलते हैं क्रिप। क्रिप क्या होता है, जल्दी से बताइए क्रिप। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हमारी कोई बीम, मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई बीम बनाई है। अब देखिए जैसे आपको पहले बताते हैं कि जैसे आप पुराने ज़माने में देखे होंगे या गांव वगैरह में अभी भी देखे होंगे कि जो बीम्स होते हैं वो लिंटर नहीं पड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, ऊपर के जो फ्लोर होती हैं बड़े बड़े छत जो होती है तो उसमें बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा देखिए उस प्रकार के जो पत्थर लगे होते हैं, जैसे हमने मान लिया ये बीम है हमारी, ठीक है, कोई टिकी हुई है, ठीक है, ये क्या है, टिकी हुई है। देखिए तो ये हमारी जो बीम है, तो ये बीम हमारी बहुत ही पुरानी बीम है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक ये क्या है, ये लगी हुई है बीम। अब जब लंबे समय तक लगी है तो क्या होगा, इसका धीरे धीरे जब हम टेम्परेचर इसको देंगे, क्या करेंगे, जब हाई टेम्परेचर इसको मिलता रहेगा तो क्या होगा, इस पर एक लोड काम करने लगेगा। तो जब लोड काम करने लगेगा तो इसके कारण जो पदार्थ में जो डिफॉर्मेशन होगा, मतलब देखिए हमने क्या किया, इस पर हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, देखिए सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी बीम थी, कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई लोड देखिए लगा हुआ है। तो जब इसको क्या करेंगे, इस पर हाई टेम्परेचर जब मिलता रहेगा रोज़ रोज़, क्या होगा, इसको ये लंबे समय तक लगा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देखिए जब लंबे समय तक कोई अगर मेटल भी होता है ना तो उसमें कोरोजन पकड़ लेता है, यानी संक्षारित होने लगता है, जंग पकड़ लेता है, ठीक है। तो अब देखिए वो डिके होने लगता है। इसी प्रकार से जो हमारा क्या है बीम है, तो बीम में भी क्या होगा, लंबे समय तक जब वो रहेगा तो उस पर लोड रहते लोड क्या होगा, उस पर एक इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है, लोड के कारण। तो जो इफेक्ट पड़ेगा उसके कारण जो विरूपण होगा यानी डिफॉर्मेशन होगा, देखिए जो डिफॉर्मेशन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा क्रिप कहलाता है। इसी को विसर्पण या सर्पण भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सर्पण और विसर्पण इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक अंडरराइजेबल क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब फटीग क्या होता है, फटीग, तो देखिए फटीग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, इसको हम एक ही लाइन सिर्फ बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्या है ये, एक साइक्लिक प्रोसेस, देखिए ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब अगर हम बोलें तो आप अगर कोई पूछे फटीग क्या है, तो फटीग एक चक्री सहने की क्षमता है, काम खत्म, चक्री सहने की क्षमता क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, बाकी इतना आप लोग को जो बड़ा बड़ा दिया है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा टेक्निकल जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रौद्योगिकीकरण या प्रौद्योगिकी, इसका ये क्या है, तो देखिए जैसे इसके अंतर्गत जैसे आते हैं कास्टेबिलिटी हो गया, मशीनेबिलिटी हो गया, उसके बाद वेल्डेबिलिटी हो गया, फिर वर्केबिलिटी हो गया, फिर फार्मेबिलिटी हो गया, ठीक है, इसी को ही कहते हैं। तो इसका काफ़ी सारा जो एक्सप्लेन है इसको हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्या होता है कास्टेबिलिटी, एक प्रकार से इसको अभी भूल जाइए कि कास्टेबिलिटी अभी आप लोग मत देखिए, ठीक है। कास्ट देखिए आप कास्टेबिलिटी होता क्या है, जैसे एक प्रकार से डाई है आपकी, डाई, तो डाई क्या करता है, किसी भी मेटल को क्या करता है, अपने शेप में कन्वर्ट कर देता है। अगर डाई है तो डाई के थ्रू तो कोई मटेरियल कोई भी डाई के शेप में तैयार होता है। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, क्या आइसक्रीम, देखिए जो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम, तो क्या होता है कि आइसक्रीम में जो हमारा पहले तो एक बर्फ़ के टाइप का ही रहता है, ठीक है, बाद में क्या होता है उसको जब हम क्या करते हैं कास्टेबल करते हैं, मोल्ड करते हैं, या मोल्ड जो हमारा सांचा होता है उसी को मोल्ड कहते हैं। तो जो सांचे के थ्रू जो हम क्या करते हैं बर्फ़ को उसको डाल देते हैं, उस सांचे में बर्फ़ डाल देते हैं, ठीक है। जब उसको डाल देते हैं भर जाता है तो हमारा एक प्रकार से उसी का रूप धारण कर लेता है, तो वही हमारा कास्टेबिलिटी कहलाता है। आप लोग बचपन में भी खेले होंगे, देखिए गिलास, देखिए एक मिनट, देखिए बचपन में भी आप लोग बहुत कास्टेबल करे होंगे गिलास और जो मिट्टी, ठीक है,
तो आप क्या करते थे बचपन में, गिलास, जैसे आप दीपावली देखिए आ रही है, ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते, बेस्ट रहेगा, ठीक है, वेरी बेस्ट, कि जब हम क्या करते हैं, चुकड़िया जो रहती है, ठीक है, जिसको आप डेलिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दियाली जलती है, ठीक है, उसको दियाली भी बोलते हैं। तो वो हमारा उसमें क्या होता है, जब हमारी दीपावली बीत जाती है तो क्या करते हैं, हम खेलते हैं कि वहाँ क्या होता है, जो दियाली होती है, ठीक है, जिसमें दीपक जलाते हैं, उसको हम किसी भी गोल गोल मिट्टी बना देते हैं, छुपा देते हैं किसी में भी, ठीक है, तो उसको हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जब खेलते हैं तो देखिए, जब आप क्या करते हैं, आप उसी में एक शेप बना देते हैं, जो हमारी दियाली होती है इसी के ऊपर क्या करते हैं, आप उसी दियाली को रख देते हैं, तो हमारा उसी टाइप का शेप तैयार कर देता है, वही हमारा कास्टेबिलिटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोग को जब समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, यही हमारा क्या है, कास्टेबल है, यही कास्टेबिलिटी कहलाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कुछ योग्यता है, इसकी कुछ वर्ती है, ठीक है, कि हमारा क्या, जमने की दर, संकुचन और हमारा छिद्रता, ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं इसी की, ठीक है, जो हमारे कारक हैं, फैक्ट्स हैं, यही सब हैं। उसके बाद देखिए मशीनन इसकी दूसरी क्या है, प्रोसेस है। उसी प्रकार से इसके अंदर कई आते हैं, मशीनिंग, बल एवं शक्ति की खपत, और टूल अवधि, यानी जो हमारे पीरियडिंग है, ठीक है। देखिए वेल्डेबिलिटी अभी आया है, अभी बताया था हमने वेल्डेबिलिटी, वर्केबिलिटी, उसके बाद देखिए इसी में काफ़ी सब आता है। तो देखिए इसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए जमने की दर, ये क्या है, तो जमने की दर देखिए, द्रवीकृत धातु ठंडा होने पर संकुचित होता है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो कोई मेटल होता है लिक्विड फॉर्म में, तो जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, एक प्रकार से संकुचित होता है, संकुचित होते होते क्या होता है, पिघल, फिर उसके बाद पिघली धातु जो मोल्टेन मेटल होती हैं उनको क्या करते हैं, जो देखिए लिक्विड में है तो उसको हमने क्या किया, उसमें कोई भी सांचे में उसको हमने फिलअप किया, तो वो हमारा क्या करेगा, सभी भागों में पहुंचने से पहले ठोस, मतलब एक प्रकार से ठोस ना हो जाए तब तक क्या, इसको क्या कहेंगे, जमने की दर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो हमारा जमने लगेगा धीरे धीरे। अब टेम्परेचर और ग्रेडिंग डिजाइन क्या होगा हमारा, उसी पर ये निर्भर भी करता है, तभी हमारा क्या होगा, एक डिजाइन तैयार हो जाती है, यही हमारी जमने की दर है। और जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज क्या होती है, जब धातु पिघली अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, मतलब देखिए पिघली अवस्था मतलब जब पिघलती है उससे क्या होता है, जब सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसका आयतन जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब आप समझिए जब क्या है, देखिए ठोस में पहले क्या थी, ये इस प्रकार से मान लीजिए चलती गई। अब देखिए जैसे पानी है, पानी मान लीजिए ये हमारा कोई पॉट है, इसमें पानी, तो जब ये क्या होगा, ठोस हो जाएगी तो ये हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, ये आयतन इसका कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है कि हमारा जो श्रिंकेज है वो क्या होगा, फिर देखिए क्या है, इसी को संकुचन कहते हैं। विभिन्न धातुओं के लिए संकुचन या श्रिंकेज अलग अलग होता है, सही बात है। फिर जो हमारा देखिए कंपनसेंट है, ठीक है, करने के लिए जो कंपनसेंट है, इसको करने के लिए गेट डिज़ाइन में श्रिंकेज यानी हमारा जो संकुचन है इसी क्या करते हैं, अलाउंस दिया जाता है। छिद्रता यानी क्या होता है, जो पोरोसिटी है, ठीक है, इसको क्या है, पिघली धातु का तापमान जो टेम्परेचर है ज़्यादा होना मतलब एक प्रकार से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा होना अच्छा होता है। इसी प्रकार मतलब कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर पर इसको करना चाहिए, जो हमारा छिद्रता है, ठीक है, तभी हमारा इसकी प्रॉपर्टीज इसको लागू करेगी। तो ज़्यादा अधिक होने पर धातुएं क्या होंगी, अंदर गैसों को समाहित कर या सोख लेती हैं और ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन है उसकी संभावना बढ़ जाती है। इस तरह जो कास्टिंग होती है वो छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, ठीक है, होल टाइप के आप लोग देखे होंगे। तो देखिए मशीनन क्या है, जिसको मशीनेबिलिटी भी कहते हैं, तो ये हमारा क्या है, तो समानता मशीनें सरलता से किसी भी पदार्थ पर मशीनन क्रिया के होने को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स कई हैं, जैसे मशीनन बल एवं शक्ति की खपत, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग कि क्या होता है। तो जैसे मशीनन बल मतलब कोई भी मशीन के थ्रू जब कोई हमारा फोर्स काम करता है तभी तो क्या होता है, मशीनें चलती हैं, ठीक है। तो उसकी शक्ति की खपत मतलब जो हमारी मशीनें चलती हैं जब, तो क्या होता है, जो पावर उनमें पावर के थ्रू क्या कर रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई भी मेटल या कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होता है, शक्ति यानी पावर खर्च होती है। अब जैसे आप क्या करते हैं, चलते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपकी एनर्जी तो कुछ ना कुछ जाती है ना, उसी प्रकार से मशीन में भी क्या होती है, कुछ एनर्जी या कुछ फोर्स लगता है तो एनर्जी उनकी भी वीक होती है। उनको डेली क्या करना पड़ता है, और उनको मेंटेन रखना पड़ता है, तेल वगैरह सब मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है।
इसी प्रकार से सतह परिष्करण यानी जो सरफेस फिनिश है, ये क्या मतलब जो हमारी मशीनें होती हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनको हमको उनकी जो सरफेस है उनको साफ रखना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो मेटल है या कोई भी उसके पार्टिकल हैं, कोई भी बुरादा वगैरह है, उससे कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब टूल्स लाइफ, जब देखिए मशीन को आप क्या करेंगे, साफ रखेंगे, तो हमारे जितने भी टूल्स है या मशीन के टूल्स हैं उनको जब आप साफ रखेंगे, उनकी सरफेस को साफ रखेंगे, उनके हर एक पार्ट्स को साफ रखेंगे, तो क्या होगा, तो वो हमारा एक प्रकार से जो उनका टाइम पीरियड है तो वो लंबे समय तक कार्य करेगा, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस में काम आएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, टूल लाइफ। अब देखिए, अब हमारा वेल्डेबिलिटी ये क्या है, वेल्डेबिलिटी ये क्या होता है, तो देखिए पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण दो समान या असमान धातुओं को देखिए एक प्रकार से जो वेल्डिंग की डिफिनीशन होती है ना, और वेल्डिंग हमने बताया आप लोगों को, वेल्डिंग क्या होता है, किसी भी जो हमारा जो मतलब जो हमारी स्थायी जोड़ है, ठीक है, मतलब जो हम स्थायी जोड़ करते हैं, परमानेंट जोड़ के लिए हमारा वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ होता है। अब जैसे बोल सकते हैं कि जो असमान या समान कोई भी कह सकते हैं, इक्वल हो नॉन इक्वल हो, किसी भी मेटल को, दो मेटल को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है वही हमारा वेल्डिंग कहलाता है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस हमारी वेल्डेबिलिटी कहलाती है, काम खत्म, ठीक है। इसमें बस घुमा फिरा के वही चीज़ दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल्डिंग के प्रकार, पदार्थ की संरचना एवं प्रकार, ठीक है, और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के प्रकार, जो वेल्डिंग की इलेक्ट्रोड होती है जो फ्लक्स को डुबोकर उसमें यूज करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रॉड। अब देखिए, अब ये हमारा चौथा जो है पदार्थ की ऊष्मा चालकता एवं ऊष्मा प्रसार गुणांक। अब देखिए वर्केबिलिटी, ये क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, उसे बिना पिघलाए विभिन्न आकारों में निर्मित किया, मतलब देखिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि वर्केबिलिटी वह होता है या फॉर्मेबिलिटी वह होता है जो क्या कहता है, उसको अगर हम पिघलाएं भी ना और उसको हम अपने यूजिंग शेप में कन्वर्ट कर दें, वही हमारा फॉर्मेबिलिटी कहलाता है, ठीक है, जो फॉर्मेबल होता है, जो यूज आता है, ठीक है। अब देखिए पदार्थ की जैसे डक्टिलिटी होती है, जैसे पदार्थ की तन्यता, मैलिबिलिटी होता है, मैलिबिलिटी क्या होता है, कुट्यता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा प्लास्टिसिटी है, ठीक है, और गुणों पर निर्भर करती है, इसी इन सब प्रॉपर्टीज़ पर क्या होता है, ये वर्केबिलिटी निर्भर करता है। इस गुण के कारण विभिन्न प्रकार की फॉर्मिंग और प्रक्रियाएं मतलब प्रोसेस होती हैं, जैसे रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, एक्सट्रूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बताएंगे हम, वायर ड्राइंग हो गया, और फार्मिंग देखिए क्या होती है, प्रक्रियाएं जो दो प्रकार से की जा सकती हैं, एक कोल्ड वर्किंग, एक हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म करके और ठंडा करके, ठीक है, कूलिंग का काम करती हैं, और एक क्या करता है, गर्म करने का काम करता है। फॉर्मेबिलिटी को प्रभावित करने के जो देखिए फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो क्या क्या हैं, धातु की क्रिस्टल संरचना और कणों का आकार, मतलब जो उनके साइज होती हैं, और जो मटेरियल है वो, और देखिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, मतलब जैसे देखिए अनिलिंग हो गया और जो नॉर्मलाइजिंग हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, उद्योग में पदार्थ के चयन का आधार होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना कुछ आपको जब सारा कुछ समझ में आ गया होगा तो देखिए क्या होगा, अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना सारा कुछ आप पढ़ने के बाद क्या करें, बताएं कि मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। इतना सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखिए पीडीएफ पे आप लोग को आप रोज़ लगातार क्या होगा, सेंड करते रहेंगे, बस आप लोग रेगुलरिटी जब आप बनाए रखेंगे तभी, ठीक है। तो इतना देखिए, अगर पसंद आए अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।